हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। तो अगर आपको अभी तक समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी और तरीके से आपको समझना है या फिर कोई टॉपिक्स पे और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का PD 365। नेक्स्ट टॉपिक्स अभी बचे हुए थे, सेकेंड पार्ट के भी 2 टॉपिक बचे हुए थे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमने ये पॉइंट्स कवर कर लिए थे। पंचायत से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और हम ये सारा कुछ देखेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड पंचायत और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये 2 टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। रिसेंटली क्या हुआ, झारखंड ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जो कि पीसा एक्ट बोलते हैं, उसके ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए इश्यू किया था। इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अभी पास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए डोमेन में आए हैं। अबाउट पीसा एक्ट 1996, ये क्या है। रिकमेंडेशंस पे, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशंस पे पीसा एक्ट इनैक्ट किया गया था 1996 में फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए एंड टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम, और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजंस, ये एक्सटेंड करता है प्रोविजंस को पार्ट 9 के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, रिलेटिंग टू, किससे रिलेट करता है, पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेट करता है, पंचायत को शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेट करता है, ऑफ 10 स्टेट्स की। और ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 1। एंड जो शेड्यूल 5 है वो एक्सटेंशन है आर्टिकल 244 क्लॉज 1 का, विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस एंड एक्सेप्शंस। ओके, पीसा एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर्स, पीसा एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को टू फ्रेम लॉज इन दिस रिगार्ड। प्रेजेंटली 10 स्टेट्स हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना हैव 5th शेड्यूल एरियाज इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, जिनके अंदर 5th शेड्यूल एरियाज हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लेना, रट लेना। ओके, 8 स्टेट्स हैं मेनली जिन्होंने फ्रेम किया है और नोटिफाई किया है स्टेट पीसा रूल्स को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट पंचायती राज एक्ट्स के अंडर, बट झारखंड एंड उड़ीसा ने अब तक नहीं किया, जिसमें झारखंड ने ड्राफ्ट रूल्स अभी लाए हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो भी प्रोविजंस हैं पीसा के उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नोडल मिनिस्ट्री है। पीसा एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है और ट्राइबल के लिए पूरा दिखाते हैं, शेड्यूल एरियाज के लिए, राइट। मेजर पावर्स क्या हैं इस ग्राम सभा की अंडर पीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना होगा। ओके, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन होना चाहिए, कौन से मैटर्स में, इन मैटर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन हो गया, प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड एंड रीस्टोर एलियनेटेड लैंड, इन सब केसेस में मैंडेटरी कंसल्टेशन है। टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज, कंट्रोल करेंगे इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज को इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान्स। टू मैनेज माइनर वाटर बॉडीज़, मैनेज करना है माइनर वाटर बॉडीज़ को, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको भी मैनेज करना है। रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट करना है, किस चीज़ को, सेल हो या कंजम्पशन हो लिक्वर का, मैनेज करना हो विलेज मार्केट्स को, या फिर कंट्रोल करना हो मनी लेंडिंग को टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि कोई भी ऐसे कुछ भी ना कर सके, इन चीज़ों को रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ये भी करना है, एंड प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंसेज और माइनिंग लीजेस, जो भी माइनिंग लीजेस वगैरह होते हैं, फिर प्रॉस्पेक्ट करना हो लाइसेंसेस को, वो भी करना है। नेक्स्ट होगा अदर फीचर्स ऑफ पीसा एक्ट 1996। यहाँ पे कन्फर्मिटी विद कस्टमरी लॉ होना चाहिए, कस्टमरी लॉ के साथ कन्फर्म होना चाहिए। क्या बताया है, स्टेट लेजिस्लेशन जो है पंचायत पे, वो कन्फर्मिटी में होना चाहिए, किसके साथ, कस्टमरी लॉ के साथ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ, एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो भी हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की। ओके, देन ग्राम सभा के बारे में बताया है, सारे विलेज जो होते हैं उनके पास एक ग्राम सभा होती है, यू नो राइट, कंसिस्टिंग, जिसमें पर्सन्स कौन से होते हैं, लोग कौन से होते हैं, जिनका नेम होता है वो इंक्लूडेड होता है इलेक्टोरल रूल्स में फॉर पंचायत एट विलेज लेवल पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राम सभा, ये क्या है, ग्राम सभा के पास जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो है कि वो अप्रूव करेगा सारे डेवलपमेंट वर्क्स को विलेज में, आइडेंटिफाई करेगा बेनिफिशियरी, आप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर जानते होगे, वहाँ से रिलेटेड है। इश्यू करेगा सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो भी फंड यूटिलाइज करने हैं उसके सर्टिफिकेट्स इश्यू करेगा।
पावर्स हैं इसके पास टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर्स एंड लोकल प्लान, हमने ऊपर देखा। ओके, एवरी ग्राम सभा, सभी ग्राम सभा करेंगी क्या, सेफ गार्ड करेंगी एंड प्रिजर्व करेंगी ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स को पीपल के, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में वर्क करी मेनली। ओके, या फिर शेड्यूल्ड एरियाज मेनली अगर आप बोलो। देयर कल्चरल आइडेंटिटी जो है उनको प्रिजर्व करेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज को, कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी एक होगा। ओके, रिजर्वेशन क्या है, एवरी पंचायत, सभी पंचायत के पास ये है कि टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट, वो रिजर्वेशन होती है वहाँ पे सीट की, किस प्रपोर्शन में, कम्युनिटी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, और मिनिमम 50% होता है वहाँ पे, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 50%। ओके, याद रखना। और जो चेयरपर्सन होते हैं पंचायत के सभी लेवल्स पे, वो सभी सीटें जो होती है रिजर्व होती हैं सिर्फ और सिर्फ एसटीज़ के लिए। ओके, तो मेनली एसटीज़ के लिए चल रहा है, याद रखो आप, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th एंड 6th शेड्यूल की बात करेंगे, ये 5th शेड्यूल की बात करेंगे यहाँ पे, और ये 6th शेड्यूल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या बोलते हैं, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 बोलता है प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो ये क्या बोलता है, प्रोविजंस जो हैं 5th शेड्यूल के वो अप्लाई होते हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अप्लाई होते हैं किसी भी स्टेट में, बट एक्सेप्ट 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स इंक्लूडेड नहीं है उसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, क्योंकि ये शेड्यूल 6 में आते हैं। ओके, शेड्यूल 6 क्या बोलता है साथ में, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 275 क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के लिए। ओके, कौन से स्टेट्स में, अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। काउंसिल क्रिएशन की बात करेंगे, ये एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के जरिए यहाँ पे काउंसिल क्रिएट होती है। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑटोनॉमी कैसे होती है इनकी, यहाँ पे पीसा एक्ट होता है, सेल्फ गवर्नेंस होती है थ्रू ग्राम सभा, जो भी पीपल रह रहे हैं 5th शेड्यूल एरियाज़ में। ओके, 5th शेड्यूल एरिया में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी पावर्स होती हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी कंपेयर टू 5th शेड्यूल, इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है 5th शेड्यूल से। ओके, एडीसीज हैव मच वाइडर इन पावर्स देन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंडर वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देखेंगे। फर्स्ट है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स वीसीज। ओके, क्या हुआ है यहाँ पे, राज्यसभा चेयरमैन जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक ऑल वुमेन, जिसमें सारी महिलाएं हैं, वो ऑल वुमेन पैनल ऑफ वीसीज वाइस चेयरपर्सन्स का राज्यसभा में। ओके, अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा अगर हम देखेंगे तो चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है वो नॉमिनेट करता है उसके मेंबर्स में से एक पैनल जो कि वाइस चेयरपर्सन्स का होता है, तो उन्होंने ऑल वुमेन पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया। एनी वन ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो कोई भी प्रिसाइड कर सकता है हाउस में। हाउएवर, जबकि दे कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द सीट ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इज वैकेंट, अगर वो सीट वैकेंट है तो कोई प्रिसाइड नहीं कर सकता। ओके, जब तक वो ऑफिस में है तभी तक। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, अगर कोई नहीं कर सकता तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा एक मेंबर किसी हाउस का और वो परफॉर्म करेगा चेयरमैन की ड्यूटीज़। ही और सी अगर देखेंगे, ही और सी हैज़ द सेम पावर्स एज द चेयरमैन, जो भी वहाँ पे बैठेगा उसके पास चेयरमैन के बराबर ही पावर होंगी। व्हेन प्रिसाइडिंग, जब भी प्रिसाइड करेगा, एंड होल्ड्स ऑफिस, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड, तब तक उसके पास वो पावर्स रहेंगी, ऑफिस में रहेगा जब तक कोई नया पैनल नहीं आ जाता वाइस चेयरपर्सन का। ओके, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में। सो क्या है ये पार्लियामेंट्री सेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन नहीं करता कोई स्पेशल सेशन के बारे में, फर्स्ट पे ये बताया है। ये जो टर्म होता है समटाइम्स क्या रेफर करता है कि समटाइम रेफर करता है सेशंस जो होते हैं गवर्नमेंट को, हैज़ कन्वीन्ड फॉर स्पेसिफिक ओकेजन, स्पेशल सेशन मतलब कोई स्पेसिफिक ओकेजन के लिए कोई सेशन बुलाया गया है वो। आर्टिकल 85 बोलता है कि पार्लियामेंट को एटलीस्ट 2 बार एक साल में मिलना चाहिए। ओके, और जो गैप होना चाहिए उस सेशंस के बीच में, उन दोनों सेशंस के बीच में, वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कन्वेंशन क्या बना रखा है इन्होंने कि पार्लियामेंट 3 सेशंस में मिलती है, वो आप जानते होंगे, विंटर सेशन एंड सो ऑन। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताया गया है द प्रोविजन डज नॉट प्रिवेंट द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट,
ये जो प्रोविज़न हमने देखा कि 3 बार उन्होंने कन्वेंशन बना रखा है कि मिलते हैं 1 साल में, ये प्रिवेंट नहीं करता किस बात को कि मोर ऑफन सेशंस को बुलाया जाए, समन कि और ज़्यादा सेशंस को बुलाया जाए, 3 से भी ज़्यादा बुलाए जा सकते हैं। ओके, एंड दीज एक्स्ट्रा सेशंस जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेशन है स्पेशल सेशन बोलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होती है वो डिटरमाइन करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन डिटरमाइन करता है डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ओके, जो प्रेसिडेंट होता है वो समन करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, उस सेशन के लिए बुलाता है। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट। तो इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट गवर्नमेंट कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी, गवर्नमेंट क्लेम नहीं कर सकती इम्यूनिटी किसी भी एप्लीकेशन ऑफ लॉ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, जस्ट बिकॉज उसमें एक पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट है। अगर उसमें प्रेसिडेंट है तो आप उसमें इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकते, सिंपली ये बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट आर्टिकल 299 जो कि बोलता है जो कि डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय यूनियन और स्टेट इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, आर्टिकल 299 डज नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू ब्रेक द स्टैट्यूटरी लॉ। जो आर्टिकल 299 ये लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं देता कि वो स्टैट्यूटरी लॉ को ब्रेक कर सके, ये बोला है। ओके, देन यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 361 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन ग्रांट करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को कंट्री के। ओके, क्या करता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो होते हैं इम्यून होते हैं कोर्ट स्क्रूटनी से, जो भी वो एक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफिस में परफॉर्म करते हैं उनके लिए। कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है, कंडक्ट प्रेसिडेंट का, वो तभी रिव्यू किया जा सकता है जब दोनों हाउस, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डेजिग्नेट करते हैं कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एनी अदर बॉडी, जब डेजिग्नेट किया जाएगा कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी भी बॉडी को कि उनके अगेंस्ट चार्जेस इन्वेस्टिगेट किए जाएं अंडर आर्टिकल 61। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रूल 176 एंड 267। मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट अगर न्यूज़ में आया था तो हो सकता है आ सके, बहुत लेस चांस है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे 2 रूल्स के बारे में बताया गया है। रूल 176 अलाउ करता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए, जो कि 2.5 आवर्स में 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी एक पार्टिकुलर सिंगल इशू पे। ओके, अंडर रूल 267 इसके अंदर क्या बताया गया है? एक राज्यसभा एमपी के पास स्पेशल पावर होती है कि वो प्री डिसाइडेड एजेंडा दो हाउस का होता है उस दिन का, उसे सस्पेंड कर दे विद अप्रूवल ऑफ चेयरमैन। ओके, राज्यसभा में। ओके, एडजर्नमेंट मोशन क्या है? ये बोलता है, ये मूव किया जाता है लोकसभा में, हम इसके बारे में ऊपर भी पढ़ चुके थे पिछली वीडियोस में। ओके, ये लोकसभा में ही सिर्फ मूव किया जा सकता है डिस्कस करने के लिए एक डेफिनेट मैटर, ओके, डिफाइंड मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो कि है, स्पीकर की कंसेंट के साथ, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें 50 मेंबर्स की नीड होती है, 50 मेंबर्स हाथ उठाएंगे तभी आप कर सकते हो, स्टैंड होने चाहिए उसके साइड में। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एक एलिमेंट ऑफ सेंसर होता है इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, एंड हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज़ ऑफ दिस डिवाइस, ये राज्यसभा में यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, ऐसा कुछ भी डिस्कशन जो होता है एडजर्नमेंट मोशन पे, वो शुड नॉट लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes, 2.5 घंटे से कम का नहीं होना चाहिए, सिंपल सा बोला है। देन आता है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है राज्यसभा की, उसने एक रिलीज की है रिपोर्ट जिसका नाम है डिले इन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स अंडर वेरियस एक्ट्स बाय मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट। जो डिले हो रही है रिपोर्ट्स रूल्स को फ्रेम करने में वेरियस एक्ट्स के बारे में बाय मिनिस्ट्रीज, ओके, वो रिपोर्ट दी है इन्होंने। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होते हैं? ये लेजिस्लेशन होते हैं जो कि बनाए जाते हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा जो कि सबऑर्डिनेट होती है लेजिस्लेचर के। ओके, मोस्ट इनैक्टमेंट जो होती हैं वो डेलीगेट कर देती हैं पावर टू मेक रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज, किसको? सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ को, लाइक द एग्जीक्यूटिव। सब कुछ नहीं कर सकते लेजिस्लेचर वाले, तो वो डेलीगेट कर देते हैं कि आप कर लो, ठीक है। तो वही होते हैं ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नीड क्या होती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का? लेजिस्लेचर के पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, राइट। दस सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज प्रैक्टिकल नेसेसिटी, ये एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है। ये इनेबल करता है एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स आ सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं डिटेल्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन राज्यसभा के बारे में जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर रूल 204 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका मैंडेट क्या होता है? ये स्क्रूटनाइज करती है एंड रिपोर्ट करती है हाउस को कि पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो भी पावर्स हैं उसकी, जो कि डेलीगेट की गई हैं बाय पार्लियामेंट,
उनका प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है, उन पे प्रॉपरली एक्सरसाइज की जा रही है नहीं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच, इसके बारे में भी हम ऊपर पढ़ चुके थे। ये क्या है, रिसेंटली एक कांड हुआ था, आपको न्यूज़ में पढ़ा होगा आपने, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, जहाँ पे एक अक्यूज्ड जो था वो लोकसभा में इंटर कर गया था विजिटर्स पास पे, और उसने रिलीज किए थे कलर गैस कैनिस्टर जो कि येलो स्मोक एमिट कर रहे थे, राइट। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पार्लियामेंट, ये क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा जो है, ये रूल डील करता है एडमिशन, विड्रॉल एंड रिमूवल ऑफ स्ट्रेंजर्स से। ये स्पेसिफाई करता है स्पीकर को कि जब भी उसे ठीक लगे, वेन एवर इट थिंक्स फिट, में ऑर्डर कर सकता है विड्रॉल ऑफ स्ट्रेंजर्स, की स्ट्रेंजर्स को बोल सकता है बाहर जाओ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाउस, राइट। और जो विजिटर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस की नीड होती है फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक होगा सरपंच पति, आइए देखते हैं ये क्या है। स्टैंडिंग कमिटी जो है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज पे, उसने रिकमेंड किया है कि ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को रिकमेंड किया है, जिससे कि कर्ब कर सकें प्रेवलेंट कॉन्सेप्ट जो हैं सरपंच पति या फिर प्रधान पति, जो भी लोग होते हैं अपनी वाइफ की जगह पे वहाँ पे पीआरआईज में रहते हैं, ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ हस्बैंड्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक्ट एज प्रॉक्सी फॉर इलेक्टेड वुमेन एंड विल्ड द एक्चुअल पॉलिटिकल डिसीजन, उनके अंदर एक्चुअल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर्स को होल्ड करते हैं, बट किसकी जगह पे, अपनी वाइफ की जगह पे, राइट। वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में बोला गया था कि 1/3 ऑफ सीट्स जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, एंड 1/3 ऑफिस जो है चेयरपर्सन का सभी लेवल्स पे पीआरआई के, जो कि 9th पार्ट में है, वो रिजर्व है किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ये आर्टिकल 243D है। कई स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र हो गए, केरला, बिहार, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एक्सेट्रा, हैव मेड लीगल प्रोविजन, उन्होंने लीगल प्रोविजन ही बना दिया है कि 50% रिजर्वेशन वुमेन को होगा, जो भी मेंबर्स हैं एंड सरपंचेस हैं उनके बीच में, ओके। और एक रिपोर्ट आई है एज पर वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट, इसके जरिए क्या बताते हैं, जो 31.8 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नियरली 46% ओवर 14.5 लाख वो वुमेन्स हैं, ओके। लास्ट टॉपिक बचता है इसका, कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस ए इन अर्बन लोकल बॉडीज। ये क्या बोलता है, हरियाणा कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया है क्या, कि स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट को, जो कि है प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्व सीट, जो भी प्रोपोर्शन है रिजर्वेशन का ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी, जो भी बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के प्रोपोर्शन के रिजर्वेशन पे है, वो एक्सेप्ट किया है ब्लॉक के कैटेगरी में इन अर्बन लोकल बॉडीज, ओके। आर्टिकल 243T क्लॉज 6 क्या बोलते हैं, देयर विल बी नो बार ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, कोई रोकथाम नहीं होगी स्टेट लेजिस्लेचर्स पे फ्रॉम मेकिंग प्रोविजंस बनाने पे रिजर्वेशन के लिए किसी भी म्यूनिसपैलिटी में, या फिर ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन के लिए इन म्यूनिसपैलिटीज़ इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, अगर वो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए बना रहे हैं तो कोई रोकथाम नहीं होगी, ओके। ये केस है ट्रिपल टेस्ट जिसमें किया गया है, एंड कंडीशन फॉर रिजर्वेशन टू ओबीसी इन लोकल बॉडीज बताया गया है। कौन सा केस, के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010। इसमें एक क्या बताया गया, एक डेडिकेटेड कमीशन का सेटअप किया जाएगा टू कंडक्ट अ रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी वहाँ पे होगी इनटू नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस, कितनी बैकवर्डनेस है लोकल बॉडीज़ में ये देखने के लिए। ये स्पेसिफाई करेगा कि प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, कितना प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है लोकल बॉडीज़ में इन लाइट ऑफ कमीशंस प्रपोजल, ओके। ये इंश्योर करेगा कि रिजर्वेशन जो है SCs, STs एंड OBCs के लिए टेकन टुगेदर, जो कि साथ में मिला के, डज नॉट एक्सीड एन एग्रीगेट ऑफ 50% ऑफ टोटल सीट, जो भी रिजर्वेशन है 50% को वायलेट ना करे, 50% रूल को, ओके। सो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं पार्ट 2 के। अब हम फोकस करेंगे पार्ट 3 पे, जो कि काफ़ी छोटा है, जल्दी हो जाएगा, ओके। सो पार्ट 3 है यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, जहाँ पे हम रोल ऑफ गवर्नर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को देखेंगे। सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ गवर्नर। ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली क्या हुआ, केरला, तमिलनाडु एंड पंजाब जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, किस रिस्पेक्ट में, गवर्नर जो है वो बिल्स अपने पास पेंडिंग में रख रहा था, इस वजह से, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग बिल्स बिफोर गवर्नर, आर्टिकल 200 बोलता है कि गवर्नर की असेंट जरूरी है एक बिल को लॉ बनने के लिए, ओके।
इन दिस रिगार्ड गवर्नर हैज़ बीन गिवन सम ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस होते हैं गवर्नर के पास, देखते हैं। या तो गिव असेंट टू द बिल, या तो असेंट दे दे बिल को तो बिल लॉ बन जाएगा, विदहोल्ड कर ले ना दे असेंट बिल को तो नहीं बनेगा लॉ, राइट। रिटर्न कर दे बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तब क्या होगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर से ओरिजिनल शेप में वैसे ही पास कर देता है या फिर मॉडिफाई करके पास कर देता है, गवर्नर हैज़ टू गिव असेंट, गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ेगी। बट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई टाइम लिमिट नहीं बताता गवर्नर को, जिसके अंदर गवर्नर को ये जरूरी होगा कि वो रिटर्न कर दे बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। ओके, सो इट ओनली इंसिस्ट एज सून एज पॉसिबल, ये सिर्फ बताता है जल्दी से जल्दी कर दे, बट कोई टाइम लिमिट नहीं है तो कितना लेट भी कर सकता है। एक और ऑप्शन होता है कि वो रिजर्व कर ले बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होगा, कोई भी बिल विच इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर के ओपिनियन में ऐसा होगा कि इफ़ इट बिकेम लॉ, अगर ये लॉ बन गया, सो डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट की पावर्स को डेरोगेट करेगा एज टू इंडेंजर द पोजीशन विच दैट कोर्ट इज बाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू फिल, जो कि इसे फुलफिल करनी होगी हाई कोर्ट को, और वो हाई कोर्ट की पावर्स के लिए डेरोगेटरी है, तो वो कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है। ओके, ये ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, तो ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नर। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 153 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर, कोई एक गवर्नर होना ही चाहिए हर एक स्टेट में। आर्टिकल 154 बोलता है जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं स्टेट की वो वेस्ट कहाँ पे होती हैं, गवर्नर के अंडर होती हैं, एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम, और उसे ही एक्सरसाइज करना चाहिए, या तो डायरेक्टली वो कर ले या फिर एक ऑफिस होना चाहिए सबॉर्डिनेट टू हिम, उसके जरिए कर सकता है। ओके, आर्टिकल 155 बोलता है गवर्नर जो होता है स्टेट का शैल बी अपॉइंटेड, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करे बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आर्टिकल 161 क्या बोलता है, गवर्नर शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स एक्सेट्रा। ओके, आर्टिकल 163 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए एंड हेड करेगा जिसे चीफ मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, ओके, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, जो भी एक्सरसाइज करेगा फंक्शन उसके लिए, एक्सेप्ट एक कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है जिसमें नहीं होगा ऐसा, इन सो फार एज ही इज बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस, जहाँ पे डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हैं गवर्नर के, उसको छोड़ करके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ एड एंड एडवाइस देंगे। आर्टिकल 164 क्या बोलता है, द गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ओके, आर्टिकल 213 क्या बोलता है, गवर्नर में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर ये पहले की वीडियोज़ में। ओके, आर्टिकल 217 गवर्नर कंसल्ट किया जाता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर से कंसल्ट करके होती है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं रिलेटेड टू गवर्नर। सो फर्स्ट केस यहाँ पे शमशेर सिंह केस 1974, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर्स, गवर्नर एक्सरसाइज नहीं करेगा डिस्क्रिशनरी पावर्स कब, जबकि वो विदहोल्ड कर रहा है असेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, जब भी वो असेंट को विदहोल्ड कर रहा है फिर रिटर्न कर रहा है बिल स्टेट लेजिस्लेचर का, तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं करेगा। ओके, नबाम रेबिया केस 2 बार सेम छप गया है। ओके, ये 2016 में आया था। अगर एक गवर्नर एक्सरसाइज करता है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स को बियॉन्ड हिज जुरिस्डिक्शन और पावर, तो वो किसके अंडर फॉल करेगा, जुडिशियल रिव्यू के अंडर फॉल करेगा। ओके, रिसेंट जजमेंट्स क्या ही हैं, ये सेम छप गया। ओके, रिसेंट जजमेंट्स हैं स्टेट ऑफ पंजाब केस 2023, हम इसी से रिलेटेड पढ़ रहे थे अभी। स्टेट ऑफ पंजाब केस ये क्या है, अगर एक गवर्नर ये डिसाइड करता है कि उसे विदहोल्ड करनी है असेंट, बिल को नहीं देनी है असेंट, ओके, देन उसके बाद क्या करना होगा, जो भी है ही हैज़ टू रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन, रिकन्सिडरेशन के लिए देना पड़ेगा। सच अ बिल कैन नॉट बी केप्ट विद द गवर्नर इनडेफिनेटली, वो बिल कितने भी टाइम के लिए इनडेफिनेटली नहीं रखा जा सकता गवर्नर के साथ। नेक्स्ट क्या है, वाइस चांसलर केस 2023, गवर्नर्स एक्टिंग एज यूनिवर्सिटी चांसलर, अगर गवर्नर यूनिवर्सिटी चांसलर की तरह एक्ट कर रहा है तो बाउंड नहीं है बाई एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, जो चाहे करे। तमिलनाडु गवर्नर केस 2023 क्या है, द गवर्नर, जो गवर्नर होता है रेफर नहीं कर सकता है बिल्स प्रेसिडेंट को, कब, जब असेंबली ने उसे री इनैक्ट किया है फॉलोइंग द गवर्नर्स विदहोल्डिंग, गवर्नर ने पहले विदहोल्ड किया फिर रिकन्सिडर करने को बोला और री इनैक्ट हुआ बिल, तब गवर्नर क्या होता है, रेफर नहीं कर सकता बिल प्रेसिडेंट को। ओके, अगर करना था तो आप फर्स्ट टाइम में ही करो। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है,
रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट, जो रिजर्व कर रहे हैं बिल बात कर रहे थे वो आर्टिकल 201 के अंदर आता है, उसके बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज असेंट, या तो प्रेसिडेंट असेंट दे दे या फिर विदहोल्ड कर ले, उसकी असेंट को रोक ले। ओके। प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को, आप रिटर्न कर दो बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर को विद हिज और हर मैसेज, उसके मैसेज के साथ। अगर सच बिल, अगर ये बिल जो है री इनैक्ट किया गया बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बिना किसी अमेंडमेंट के, विद अमेंडमेंट या फिर विदाउट अमेंडमेंट, तो फिर से इसे प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने। ओके। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। न्यूज़ में क्यों था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंस को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, इसलिए अबाउट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है यूनियन एंड स्टेट के बीच में, जो कि ये दिखाता है कि दोनों ही एक दूसरे से ऊपर नहीं है बल्कि बराबरी पे हैं। ओके, दोनों मिलके काम करेंगे। ये बताता है दैट नेशनल एंड स्टेट एजेंसीज जो हैं अंडरटेक गवर्नमेंट फंक्शन, जो कि गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं वो ज्वाइंटली करती हैं, ना कि एक्सक्लूसिवली करती हैं। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया? देखते हैं 7 शेड्यूल, इसमें आप जानते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। देन ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी नहीं है तो फिर रीड कर सकते हैं हम डायरेक्टली। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है टू इन्फोर्स बोथ स्टेट एज वेल सेंट्रल लॉज को। ओके। इंटर स्टेट काउंसिल भी है अंडर आर्टिकल 263 डिस्कस करने के लिए एंड इन्वेस्टिगेट करने के लिए सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 261 प्रोवाइड करता है फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू ऑल द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। ओके, सभी को फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाना चाहिए, चाहे सेंटर से हो चाहे स्टेट से हो, कोई सी भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड एंड सो ऑन के लिए। जोनल काउंसिल्स इस्टेब्लिश की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन। ओके। आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन है फॉर रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सेंटर एंड स्टेट्स के लिए, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। आर्टिकल 279A है, इसमें जीएसटी काउंसिल आती है जो कि मेंबर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट को इन्वॉल्व करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिसाइडिंग द रेट्स ऑफ जीएसटी, क्या रेट होंगे जीएसटी के, एंड मोडलिटीज़ ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए। स्टेप्स कौन से लिए गए हैं टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया? द शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू जो है, शेयर ऑफ स्टेट्स जो है सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में, वो इंक्रीज़ किया गया था 32 से 42%। कब? आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन। रीस्ट्रक्चरिंग हुई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की। ये स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। ओके। फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम आया अंडर उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय स्कीम के अंडर। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कई स्टेप्स लिए गए हैं नीति आयोग द्वारा। जो सब ग्रुप्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया गया है ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। लॉन्चिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। मॉडल लॉज फ्रेम किए गए हैं किस लिए? लैंड लीजिंग के लिए एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के लिए। एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशंस किए गए हैं फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स एंड आइलैंड डेवलपमेंट के लिए। जल्दी ही लक्षद्वीप गए थे प्राइम मिनिस्टर। ओके। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, 7 प्रोग्राम जो है ये इनिशिएट किया गया है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे? एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स में। तो ये सेकेंड टॉपिक भी हमारा एंड होता है। अब हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली असम एंड अरुणाचल प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सॉल्व किया है, जिससे कि उनकी जो डेकेड लॉन्ग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट थी वो सॉल्व हुई है। ओके, एंड कर दिया उसे। मेथड्स क्या है रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट्स को जो स्टेट्स के अमंग रहती है? जुडिशियल रेड्रेसल, जुडिशरी उसका निवारण कर दे। आर्टिकल 131 प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट कि जुरिस्डिक्शन जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का किसी भी डिस्प्यूट में, फेडरल डिस्प्यूट में। ओके, ये आप याद रखना। कौन से डिस्प्यूट्स? अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स हैं कुछ एक साइड में एंड अदर साइड में कुछ स्टेट्स हैं, उनके बीच में अगर है फेडरल डिस्प्यूट, तो भी सुप्रीम कोर्ट इनका निवारण करेगा। एंड एक और क्राइटेरिया दिया गया है, अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। इंटर स्टेट काउंसिल,
ये आर्टिकल 263 के अंदर पावर देता है प्रेसिडेंट को कि सेटअप करो एक इंटर स्टेट काउंसिल को, किस लिए? फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। इसकी ड्यूटी क्या होती है? ये इंक्वायर करता है और एडवाइस करता है डिस्प्यूट्स के बीच में जो कि अराइज होती है बिटवीन स्टेट्स। ओके, ये इन्वेस्टिगेट करता है, डिस्कस करता है सब्जेक्ट्स को जहाँ पे स्टेट है, यूनियन है, उनका कॉमन इंटरेस्ट लाई कर रहा है। ये रिकमेंडेशंस भी देती है उन सब्जेक्ट्स पे, अलॉन्ग विद रिकमेंडेशंस फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड अलॉन्ग विद रिकमेंडेशंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन टू दैट बजट। ये इंटरस्टेट काउंसिल का काम है। देन जोनल काउंसिल अभी हमने ऊपर देखा था, ये इस्टेब्लिश की जाती हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के जरिए, और इनका एक एडवाइजरी रोल होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को, ओके, बिटवीन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर। यहाँ पे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में दिया गया है। यहाँ पे चल रही है बॉर्डर डिस्प्यूट हरियाणा एंड पंजाब की ओवर चंडीगढ़, गुजरात एंड राजस्थान की चल रही है मानगढ़ हिल्स के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट। ओके, देन यहाँ पे महाराष्ट्र कर्नाटका की बॉर्डर डिस्प्यूट है किस पे? ओवर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पे विद अ लार्ज मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन, जो कि है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है और वो कर्नाटका में। ओके, उस बात में इट वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिफोर, पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था बेलगाम, बिफोर कमिंग अंडर कर्नाटका, बट कर्नाटका के अंडर आ गया 1956 में। ओके, कर्नाटका एंड केरला के बीच भी डिस्प्यूट है कसारा गोड के ऊपर, जो कि पार्ट ऑफ केरला है, विद मैनी कन्नड़ा स्पीकिंग। यहाँ पे लोग कन्नड़ा बोलते हैं बट ये है केरला के अंदर। देन यहाँ पे ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल भी इश्यू रखते हैं इन द पास्ट अलॉन्ग विथ मेन लैंड बाउंड्रीज एंड ओवर कनिका सैंड्स आइलैंड को लेकर के, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, एंड मेन लैंड को लेकर भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं सारचू के लेकर के, लाइंग अलोंग लेह मनाली हाईवे, जो कि लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है। देन हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इनके बीच में डिस्प्यूट है ओवर परवाणु रीजन, ओके, नियर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है। एक बार आपने देख लिया, अगर आप रिमेंबर कर पाओ तो अच्छा है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना जरूरी है। अगर वहाँ पे आएगा प्रीलिम्स में याद कर लोगे, मेंस में इन सब चीज़ों की नीड नहीं होती है। याद करना है तो बेलगाम आप याद कर सकते हो, ओके, एंड केरला वाला याद कर सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जोनल काउंसिल्स के बारे में दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए ये चीज़। चेयरपर्सन कौन होता है जोनल काउंसिल का? यूनियन होम मिनिस्टर होता है। 5 काउंसिल अभी तक कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। नर्दर्न काउंसिल जो है उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख आते हैं। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन आता है? छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, सिर्फ 4 आते हैं। ओके, ईस्टर्न में कौन आते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरा एक ही नाम है। ओके, सदर्न में कौन आते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। दिस इज क्वाइट सिंपल, बट आप बाकी को याद रखो। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ओके, सो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूव किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को टू कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल KWDT2 को। ओके, अंडर किसके अंडर? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, उसके अंडर। ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ हुई, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज़ किया पंजाब गवर्नमेंट को क्योंकि वो स्लो प्रोग्रेस कर रही है सतलज यमुना लिंक कैनाल को बनाने में। मैकेनिज्म क्या है टू डील विद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट? ये हम देखने से पहले देखेंगे ट्राइब्यूनल्स जो कि सेटअप हुए अंडर ISRWD एक्ट 1956। यहाँ पे स्टेट्स कंसर्न जो है पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान है फॉर रिवर एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल के। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपको लगे वो याद करना चाहिए, ये दो तो इंपॉर्टेंट हैं। महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, स्टेट्स कौन से यहाँ पे हैं? गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। देन कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है 2, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ओके, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी आया है। देन कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, हमेशा न्यूज़ में रहता है ये। स्टेट्स यहाँ पे कौन से कंसर्न है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। काम कर सकते हो आप, ये जो मेन रिवर्स हैं इनका आप रीजन याद रखो, कौन से रीजन से निकलती हैं, फिर आपको ये सब याद करने की नीड नहीं है, अगर आएगा तो आप कर लोगे। ओके, क्योंकि जिन रीजन से निकलती हैं वही डिस्प्यूट्स में हैं। गोदावरी वाटर और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके,
इनका एरिया जो भी रीजन कवर करती हैं। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है, स्टेट इसमें कौन से आते हैं, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा हो गया। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, स्टेट्स कौन से हैं, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हो गया यहाँ पे। देन ये सारे ओवर हो गए। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म्स क्या हैं टू डील विद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। सो मैकेनिज्म्स क्या है, अंडर 7 शेड्यूल अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टेट लिस्ट में एंट्री 17 जो है वो वाटर की है। ओके, वाटर सप्लाईज, इरीगेशन एंड कैनल्स हैं, ड्रेनेज एंड एम्बैंकमेंट्स हैं, वाटर स्टोरेज एक्सेट्रा, ये जो है ये सब्जेक्ट टू प्रोविजंस है ऑफ एंट्री 56 ऑफ लिस्ट 1। ओके, लिस्ट 1 में भी ये लिखा हुआ है कुछ चीज़ें। ओके, आर्टिकल 262 क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बाई लॉ मे प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन, पार्लियामेंट लॉ के जरिए प्रोवाइड कर सकती है एडजुडिकेशन किसी भी डिस्प्यूट का विद रिस्पेक्ट टू यूज़ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर कंट्रोल हो गया, और इंटर स्टेट रिवर वाटर और रिवर वैली। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए हैं 2 लॉ। कौन से हैं ये, पहला हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स ISWD एक्ट 1956। इसमें क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेफर कर दे डिस्प्यूट एक ट्रिब्यूनल को एडजुडिकेशन के लिए। ओके, देन अदर क्या है, रिवर बोर्ड्स एक्ट है 1956 का। इसमें क्या बोलते हैं, सेटिंग अप ऑफ अ रिवर बोर्ड, एक रिवर बोर्ड सेटअप होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के लिए किसका, इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज का। आर्टिकल 262 जो है वो डिटर करता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि रिफ्रेन करता है, रोकता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो एडजुडिकेट ना करे किसी भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को। बट आर्टिकल 136 जो है एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो ट्राइब्यूनल्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कर सके, उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो अपील की गई है उसे सुन सके। ओके, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्री है। आइए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के बारे में दिया हुआ है। ये क्या करता है, ये एड्रेस करता है इश्यूज़ को, कौन से, वाटर स्कार्सिटी हो गया या फिर इनइक्विटीज़ इन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या फिर लैक ऑफ अ यूनिफाइड पर्सपेक्टिव इन वाटर यूज एंड मैनेजमेंट। यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 अभी बात की थी हमने, ये क्या करता है, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट करता है इंटर स्टेट रिवर्स का एंड रिवर वैलीज का। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग, इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, हैड अर्लियर रेफर टू, अर्लियर उसने पहले क्या किया है, इंटरनेशनल रूल्स को रेफर किया है कि इनको देखो और इनके अकॉर्डिंग चल सकते हो। हेलसिंकी रूल्स ऑफ 1966, हेलसिंकी आपको बताना है कमेंट में कि कौन से कंट्री की कैपिटल है। ये रिकॉग्नाइज करता है इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर बाय ईच बेसिन स्टेट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सोशियो एंड इकोनॉमिक नीड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि सभी के बीच में इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वाटर होनी चाहिए, ये कंसीडर करते हुए कि सोशियो इकोनॉमिक नीड्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। कैंपियन कंसोलिडेशन ऑफ ILA रूल्स क्या बताता है, एडवोकेट्स द इंक्लूजन ऑफ वाटर ऑफ एन एक्विफर दैट इज अंडरग्राउंड वाटर। ये बताता है कि वाटर ऑफ एन एक्विफर जो है, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर, वो भी इंटरसेप्ट किया जाना चाहिए बाय बाउंड्री बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स वाइल डिटरमाइनिंग द शेयर, मतलब कि रिवर्स के साथ अंडरग्राउंड वाटर की भी शेयरिंग इक्विटेबली होनी चाहिए, ऐसा कुछ बताने की कोशिश की इसने। अब हम देखेंगे SYL कैनल मीन्स सतलज यमुना लिंक कैनल के बारे में एंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के बारे में, एंड हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। सो सतलज यमुना लिंक कैनल क्या है, ये सतलज यमुना लिंक जो है ये प्लान इन 1966 में प्लान हुआ था। ये 214 किलोमीटर लॉन्ग कैनल है वाटर शेयरिंग के लिए, कौन से रिवर्स का, रावी एंड ब्यास रिवर्स का, बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, जिसमें से 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब में है, 92 किलोमीटर हरियाणा में है। ओके, ज़्यादा पंजाब में है। हरियाणा ने कंप्लीट कर दिया था उसका स्ट्रेच जो भी करना था SYL कैनल का 1980 में ही, बट पंजाब ने हमेशा साइड किए हैं राइपेरियन प्रिंसिपल्स को एंड द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर, उसने काम नहीं किया, बहाने दिए। ओके, राइपेरियन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि ओनर ऑफ लैंड जो होता है एडजेसेंट टू अ वाटर बॉडी हैज़ द राइट टू यूज़ वाटर। अगर कहीं से वाटर बॉडी निकल रही है, उसके बगल में आपका घर है, तो ऐसा या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट, तो आपका उस पर यूज़ है वाटर का यूज़ करने पे। ओके, अबाउट कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। सो ये क्या है, 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल 1 जो था सेटअप हुआ था ISRWD एक्ट के अंडर, 1956 का जो एक्ट है, एंड KWDT 2 जो है ये इंस्टीट्यूट हुआ 2004 में। KWDT 2 जो है
विल डिस्ट्रीब्यूट द कृष्णा वाटर, ये कृष्णा वाटर के को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एलोकेटेड टू अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, जो कि अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ये बोला गया है। ओके, कृष्णा क्या है, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि महाबलेश्वर में ओरिजिनेट होती है और मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल के साथ। और कहाँ से इसकी ड्रेनेज बेसिन कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ तक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। 2014 में क्या हुआ, आफ्टर क्रिएशन ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने बोला कि तेलंगाना को एक एज अ सेपरेट स्टेट इंक्लूड किया जाए KWDT मीन्स कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में। जबकि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ने क्या बोला, दैट तेलंगाना जो है वो शुड बी एलोकेटेड वाटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश से, जो कि सही भी है, एज इट वॉज क्रिएटेड अंडर लेटेस्ट बाइफर्केशन। उनका बाइफर्केशन हुआ था तो उसके अंडर उनको एक वही तेलंगाना को वाटर मिलना चाहिए, शेयर मिलना चाहिए जो आंध्र प्रदेश का था, उसमें से मिलना चाहिए। ओके, सो इसके साथ ही हमारे ये सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं यहाँ पे। अब हम मिलेंगे पार्ट 4 में इसके, और पार्ट 4 में हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे वहाँ के जो भी हैं। आइए दिखा देता हूँ आपको कौन से वहाँ पे टॉपिक्स होंगे। ये सारे जुडिशरी के टॉपिक्स होंगे, जिसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट, लीगल एड, मीडिएशन एक्ट 2023, लोक अदालत भी देखेंगे उसके अंडर हम, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड मॉडल प्रेजेंस एक्ट, सारा कुछ कवर करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़। थैंक यू।